अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से अहम केस की समाअत हुई। अदालत ने तवील समाअतों के बाद आज केस का फैसला जो है महफूज कर लिया है। दलाल मुकम्मल होने के बाद जो अब बाद अज़ां सुनाया जाएगा। आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से आपको बताते हैं जो अहम रिमार्क्स आज की अदालती कार्रवाई में देखने मिले हैं। सबसे पहले आपसे वो शेयर कर लेते हैं। चीफ जस्टिस काजी ईसा ने आज रिमार्क्स दिया आज की समाअत के दौरान कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कोई जनरल नशिस्त नहीं तो मखसूस नशिस्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कैसे मिल सकती है, ये आज उनकी जानिब से सवाल उठाया गया। वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग आज़ाद नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम किया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम के वक्त शायद सुन्नी इत्तेहाद वाले आज़ाद थे। वकील फैसल सदीकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं उन्होंने बताया कि मखसूस नशिस्तों के वक्त भी आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन चुके थे। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से भी ये बात साबित हो चुकी है। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उनके अहम जो है रिमार्क्स आज हमें सामने देखने को मिले। सलमान अकरम राजा साहब से उन्होंने कहा कि आप पूरा सच नहीं बोल रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये देख रही है कि जो आज सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है 2018 में यही सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के लिए थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है, जिसका महफूज फैसला चीफ जस्टिस के मुताबिक मुशावरत के बाद में सुनाया जाएगा। इसके साथ हमने देखा पाकिस्तानी सियासत में मजीद जो डेवलपमेंट हैं वो भी जारी है। साथ साथ ISI के जो नामजद अफसर हैं वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दी है। ग्रेड 18 के जो अफसर होंगे उनको कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेजेस और वीडियोज़ का रिकॉर्डिंग करने का इख्तियार होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इससे पहले बानी PTI का इसी सूरत हाल पर रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो के हवाले से एक और मौक़िफ़ था, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है और अदालत जाने का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इरादा रखती है। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें जो मुआशी सूरत हाल है उसका तस्करा किया गया। साथ साथ अवाम को रिलीफ देने के हवाले से भी उनकी जानिब से कुछ बातें हुई हैं। आज के प्रोग्राम में इन इशूज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ आपके साथ करवाता है। चलो हमारे साथ मौजूद हैं राना अफजल साहब, मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हमारे दूसरे मेहमान हैं। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि वीडियो लिंक से हमें ज्वाइन कर रही हैं साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, कौमी असम्बली बड़ी वोकल वॉइस रही हैं सायरा बानो साहबा, वो हमें वीडियो लिंक से ज्वाइन कर रही हैं। आप मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पंजोता साहब आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। आज की अदालती कार्रवाई मुकम्मल होगी, फैसला महफूज हो गया, क्या लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि क्या फैसला आ सकता है? जो सीटें, जो नशिस्तें जिसको आप क्लेम कर रहे हैं मिल जाएंगी आपको? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश है बादल भैया, आपने मौका दिया, प्रोग्राम में बुलाया। देखें, मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो एक बनाया गया था ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से और उनकी तरफ से कि ये सीटें उनको मिल सकती हैं PMLN को या पीपल्स पार्टी को या MQM को, तो पूरी समाअत के दरमियान किसी जगह के ऊपर ये तमाम वकला मुतमिन नहीं कर सके कि आइन के मुताबिक ये मखसूस नशिस्तें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलती तो फिर उनको मिल सकती हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये देखना था कि आज़ाद उम्मीदवार हम क्यों हुए, उसकी रीज़न क्या थी, उसकी वजह क्या थी। उस गलती को, जो गलती की थी इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर की थी, उस गलती को कैसे रिड्रेस करना था, उसको रिड्रेसल करने की ज़रूरत थी, क्योंकि इसमें अवाम ने वोट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जो बाद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन ने गलती की, इलेक्शन कमीशन ने गलती जो है वो की, वो इलेक्शन कमीशन ने गलती मानी और इलेक्शन कमीशन की गलती कैसे मनवाएगी वो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स बड़े वाज़ेह थे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान जो हैं वो PTI के साथ आपके पास सर्टिफिकेट लेकर आए और आपने आज़ाद क्यों किया? आपने इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो बल्ले के हवाले से था उसकी गलत की। तो उस गलत इंटरप्रिटेशन की जो गलती की गई थी, ये जानबूझकर की गई थी, उस गलती को सुधारना चाहिए था और उसको सुधारने का तरीका ये था कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाता और ये देखा जाता कि हम जानबूझकर नहीं आज़ाद हुए बल्कि हमें किया गया है, तो लिहाजा हमें हमारी सीटें दी जाएं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि क्या पार्टी ने, हम पार्टी बन गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी लिस्ट भी जमा करवाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारान सर्टिफिकेट मेरे समेत लेकर गए और हमने कहा कि हम PTI से हमें आज़ाद किया गया। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जहां पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई PMLN के रहनुमाओं की तरफ से कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो लड़ी नहीं इलेक्शन, उस पॉइंट के ऊपर भी मैं आ जाता हूं कि हामिद रजा साहब ने जाकर रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें घोड़े का निशान दिया जाए, लेकिन उन्हें घोड़े का निशान नहीं दिया गया, उन्हें भी सेम हमारी तरह आज़ाद किया गया। ये मजबूरन ऐसा हुआ और हमने वो जो ऑर्डर था जो उन्होंने कहा था कि आप आज़ाद हैं, उसको हमने उस मामले को चैलेंज भी किया, लेकिन 10-12 दिन का टाइम था। आपको पता है कि यहाँ पर जो अदालती सिस्टम है हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिल सका। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है, ये नुक्ता ये है कि पहले आपने एक जमात को निशान आपने उससे ले लिया,
आवाम को जो वो चाहते थे कि इस जमात को वोट दें, वो निशान जो है वो असिस्ट करता है कि ये निशान है इस पार्टी का, उससे महरूम किया। आपने मखसूस नशिस्तें छीन ली। अब आप जो है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है जिसमें काजी साहब और दीगर रिमार्क्स दे रहे थे कि इनको नहीं मिल सकती, जो कि अपना माइंड पहले ही डिस्क्लोज कर रहे थे कि इनका हक नहीं बनता। लेकिन हमें उम्मीद है कि मेजोरिटी में हमारे हक में फैसला आएगा, क्योंकि ये हमारा हक है। चले इमरान साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें नहीं मिलती, तो जो आपके अरकान मुअत्तल हैं वो बहाल हो जाएंगे, क्या उम्मीद है आपको? किसी ने इनसे निशान नहीं छीना था, इन्होंने खुद अपनी लापरवाही और जो एक गैर आईनी तरीके से इन्होंने अपना इलेक्शन कराया, उस वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस हार गए और ये दफा नहीं कर सके अपने निशान का। तो उसका किसी को ये जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ये खुद जिम्मेदार है। फिर देखें, बात ये है कि जब आपने लिस्टें नहीं जमा कराई और आपने एज अ जमात इलेक्शन नहीं लड़ा और बाद में आपने इलेक्शन लड़ने के बाद एक जमात को ज्वाइन कर लिया, तो इसके ऊपर भी सवाल उठता है कि आपको सीटें कैसे मिल जाएं जब आपने लिस्टें और जो लीगल प्रोसीजर है, जो लॉफुल प्रोसीजर है, उसको आपने फॉलो नहीं किया। तो एक चीज़ तो यहाँ से ये तय हो जाती है बड़ी क्लैरिटी के साथ कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें नहीं मिल सकती, क्योंकि उन्होंने लीगल लॉफुल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। अब बात आ गई कि ये किसको मिलेंगी सीटें। आप देखें, इतनी ज़्यादा तादाद में सीटें खाली भी नहीं रह सकती। आपने पार्लियामेंट को फिलअप करना है, आपने पार्लियामेंट को चलाना है और वो नुमाइंदगी किसी ना किसी को देनी है। तो जिन जमातें, जो बच गई जमातें, जिन्होंने इलेक्शन अपने जो है वो निशान पे लड़ा है और फिर उन्होंने कानून के मुताबिक लॉफुली सीटें भी अपनी जो है वो लिस्टें भी जमा कराई हैं, माइनॉरिटी की हों चाहे वो लेडीज़ की हों, और वो उन्होंने जमा कराई हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो प्रोपोर्शनेटली जो ये जमातें हैं जो क्वालिफाई करती हैं उनके अंदर उनको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर तो ये बात इसको तस्लीम कर लेती है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर तो ये सीटें वापस उन जमातों को मिल जाएगी और वो सिर्फ हमें नहीं मिलेंगी, वो जो ऑपोजिशन में जमातें हैं, अगर JUIF है ऑपोजिशन में है तो उनको भी मिल जाएंगी, अगर और ऑपोजिशन में कोई जमात है तो उनको भी मिलेगी, सारों को प्रोपोर्शनेटली मिल जाएंगी। तो ये हमारी इसमें अंडरस्टैंडिंग है। बहरहाल जो भी फैसला आया वो उसको तस्लीम करना पड़ेगा, उस पर ज़रूर तनकीद की जा सकती है, लेकिन जो भी फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उसको जो है इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा और तस्लीम भी। मतलब जो फैसला है वो पाकिस्तान की आइंदा जो सियासत है उसकी सिमत जो है उसको मुतय्यन करेगा। बड़ा अहम जो ये फैसला होगा। सायरा बन साहब, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इंटरवीन किया, यहाँ पे आम इंतखाबात की तारीख आई, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी निशान और बाकी मामला अदालतों में इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान में रहे, ये सारा मामला होता रहा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो जजेस के रिमार्क्स सामने आ रहे हैं उससे लग रहा है कि मामला इलेक्शन कमीशन ने तशरीह गलत की। इतनी अहम ये चीज़ थी, आइंदा 5 साल तक हुकूमत ने आना था, जिस तरह पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को जो पाकिस्तान है उसको बर वक्त इंटरवीन नहीं करना चाहिए था उस टाइम भी इस मामले को लेकर, इलेक्शन कमीशन ठीक से फैसले पर अमल नहीं कर रहा था? अस्सलाम वालेकुम जी, इंटरवीन करना चाहिए था, जैसे रात को 12 बजे अदालतें खोल कर किया था, तो इसमें भी कर लेते हैं। अभी इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि जिसमें एक सबको पता चल रहा है कि एक पार्टी जिसका अब वापिस वही बातें हैं पंजोता साहब भी कर चुके हैं कि निशान लेके और आप उसमें से आप वो की का और जबर पेश आप निकाल रहे हैं। सबसे पहले आपने एक लफ्ज कहा कि कल की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सियासी मुस्तकबिल का तयन करेंगी। नहीं जी, वो सियासी मुस्तकबिल का तयन नहीं करेंगी, वो इन्होंने जो आइन में और जो कानून में तब्दीलियां लानी है उसका तयन करेंगी। किस तरीके से बंदरबाट होकर इस मुल्क के वसाइल पे कब्जा करना है, इस मुल्क को OLX, इस मुल्क की आवाम को OLX पे लगाना है, ये उसका तयन करेंगी। और ये इनको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर ये वहां पर चलेगी, इनकी 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी और फिर उसके बाद वो कहते हैं ना कि ये ऐसे ही बैठेंगे, फिर इनके लाने का मकसद पूरा नहीं होगा। कि जो अभी राना साहब ने कहा, अच्छा माशाल्लाह इतने ज़हीन और फतीन है, लेकिन अब वही बात है कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि लीडर होना चाहिए, महबूब नहीं होना चाहिए। फिर महबूब की हर बुरी बात भी आपको सही लगती है और आपने उसके ऊपर सर हिलाना होता है। जो बाकी लोग बैठे हुए उनको वो हिस्सा मिलेगा। क्यों? क्या ये कानून में लिखा हुआ है कि जो अवाम का मैंडेट चोरी करके आए, जो यहाँ पर सिंध में पूरा इलेक्शन बेस डाला, फॉर्म 47 पे जो मेंबरान फॉर्म 45 ही नहीं दे सके, जो इनकी 3 नशिस्तें हैं, और क्या नाम है, राजा साहब को खुद तब्दीली करनी चाहिए। सबसे पहले तो राजा साहब पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उससे पहले तो मैंने मुतालबा किया था कि जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी थे और फाइनेंस सेक्रेटरी थे उन पर भी लगना चाहिए था कि जिस वक्त आपने देखा होगा कि गैर आनी और गैर कानूनी हुकूमतें थी
और ये इलेक्शन भी 90 दिन में नहीं हुए कि जी हम ना सिक्योरिटी दे सकते ना हमारे पास पैसा है। और फिर आपने देखा कि इस गुर्बत में किसी भी आवाम का 70 अरब रुपए इस क्या कहते हैं गप्पा घोटाला इलेक्शन के ऊपर लगा दिए कि जिसमें इनकी भी बात हुई थी। यहाँ सिंध में भी टोकन मनी पहुंचाया हुआ था। इनके बाप का मुल्क है जो अपने हिसाब से बंदर बांट करके बैठे हैं। लेकिन अगर आज के अगर हम अदालती कार्रवाई रिमार्क्स देखें तो अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि आज जो सूरत हाल है 2018 में यही सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के लिए थी। बिल्कुल भी नहीं, 2018 में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। 2018 में अगर किसी को मजबूर किया गया था, जो ये लोग बोलते हैं, तो वो इलेक्टेबल्स थे। ये नहीं कि जो तीसरे और चौथे नंबर पर आ रहे हैं और आपने 17 को 117 बनाकर और 200 को आपने 2500 बनाकर आप इनको असेंबलीज में लेकर आ गए। आज इन्हीं के पार्टी के जावेद लतीफ साहब के बयानात आप सुने कि इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए और ये चोरी का जो मैंडेट है वो वापस कर देना चाहिए। उससे पहले भी उन्होंने बोला था कि अगर क्या कौन सा हल्का है मियां साहब का कि अगर वो खोल लिया तो जावेद लतीफ साहब के बयान है, या तो उनके साथ ये नून लीग की रहनुमा मत लिखा करें या उनको नोटिस दे के उनको निकाल दें। पुराने रुफका तो आप संभाल नहीं सकते। लेकिन वो चलो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बने, ये भी हमारी सियासी रवायत है ना। अगर आप सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो उसी पे तनकीद करते हैं। साहब आज जो रिमार्क्स हैं आपने भी सुने होंगे कि 2018 में यही सूरत हाल नून लीग के लिए थी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। नहीं, देखें बात यह है कि ये रिमार्क्स की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो 2018 के अंदर हमें बता दें कि फार्म 47 के मुताबिक कोई भी हमारा उम्मीदवार इस तरह से जितवाया गया, इस तरह से अगवाकारियाँ की गई थी, पेपर छीने गए थे, घरों में चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया गया था और लोगों को यूँ मजबूर किया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी। कोई एक चीज़ ऐसी दिखा दें, नहीं आपको रिकॉर्ड के ऊपर मिलेगी। दूसरी तरफ अगर किसी को मसला था कि उस हल्के से हमारे साथ धांधली हुई है तो वो भी बता दें कि किसी ने क्लेम किया और इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं। यहाँ पर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी बार बार कहते हैं कि आप 3 हल्कों की जो है फॉर्म 45 लेकर आ जाएं, और ये लेकर नहीं आते। इस वजह से नहीं लेकर आते क्योंकि ये हारे हुए हैं। अगर ये लेकर आए तो इनकी चोरी डाका जो डाला गया है वो बिल्कुल एक्सपोज हो जाए। इसी वजह से उस जज के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर दी जाती है, उसके ऊपर अदम एतमाद लाया जाता है और कहा जाता है कि अब रिटायर जजेस जो है वो केस सुनेंगे। रिटायर जजेस क्यों केस सुनेंगे? इस वजह से सुनेंगे कि वो आपकी मर्जी के मुताबिक चलें। इस वजह से सुनेंगे कि आप 5 साल तक आप चाहते हैं कि उस केस को डिसाइड ही ना किया जाए। उन्होंने ये कहा है कि हमने कानून के मुताबिक चलाना है, और कानून ये कहता है कि 180 दिनों के अंदर जो है वो जो है वो आप ट्राइब्यूनल्स ने पिटीशंस के ऊपर फैसला करना होता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक अदालत चलेगी तो नहीं चल सकती, और यही वजह है कि ये भाग रहे हैं। इन्होंने डाका डाला है और सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स एक अलग तरफ, लेकिन जहां पर राना साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब वो इनका हक है, किसी सूरत इनका हक नहीं बनता। आवाम ने वोट दिया तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जानबूझ के इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद किया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह उनको भी जानबूझकर आज़ाद किया। अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उस गलती को सुधारें और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई करें, जो हम पहले भी कह रहे हैं। लेकिन शर्म की बात यह है कि पहले आपने डाका डाला इलेक्शन के अंदर, आप फॉर्म 47 के मुताबिक आप ये नहीं कि एक बंदे को पता होता है कि मैं आ रहा हूँ, किसी से कहें ना कि आप हलफ दे दें तो वो भाग जाएगा। मैंने तारिक फजल चौधरी को कहा कि मैंने कहा इधर हलफ दे दें, उन्होंने कहा मैं अदालत में जाऊंगा। अदालत में तो आप जाते नहीं, वहां तो फॉर्म 45 लेकर जाते नहीं है। पहले आपने डाका डाल लिया आपने इलेक्शन के ऊपर, अब आप चाहते हैं कि वो इनकी नशिस्तें हमें मिल जाएं, कटोरा लेकर आप जैसे आज जो इसकी समाअत भी हुई है, इसकी जो समाअत भी हुई है उसमें जस्टिस जहांगीरी ने कहा कि जिन प्रिजाइडिंग अफसरान ने फॉर्म 45 नहीं दिया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रोजाना की बुनियाद पर समाअत भी होगी, रोजाना की बुनियाद के ऊपर समाअत होगी। और ये कानून के मुताबिक वो कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि खुद अच्छा आप देखें ना तारिक जहांगीरी ये बात करते हैं और दूसरी तरफ ये ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। ये उनकी जो सनद है वो जेली थी। अगर सनद जेली थी उस वक्त जब जज एलिवेट होता है उसका प्रोसेस ये होता है कि आपने तमाम डिपार्टमेंट से उसकी रिपोर्ट्स ली जाती हैं और वही यूनिवर्सिटी वही सर्टिफाइड उसे मोहर लगाकर उसके अटेस्टेशन के बाद वो डॉक्यूमेंट भेजती है। उस वक्त ठीक था और अब गलत हो गया क्योंकि अब उसने कहा कि फॉर्म 45 लेकर आ जाएं। इसी तरह से बाकी आप जजेस देख लें, 3 जजेस के खिलाफ मेरा ख्याल में शिकायत दर्ज हो चुकी है और 6 जजेस ने आवाज उठाई है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आवाज उठाई, उसे सुप्रीम कोर्ट लेकर आ गए। एटीसी सरगोदा ने जनाब जाकर उधर उसको यरगमाल बनाया गया, उसके ऊपर डीपी साहब कोर्ट के अंदर जाके खड़े होकर कहते हैं जी कि हम माफी मांगते हैं। एसएचओ साहब कहते हैं हम माफी मांगते हैं। भाई किस बात की माफी मांगते हैं? आप चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करें, आप जजेस को हरासा करें, आप कैमरे लगा रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप माफी मांग रहे हैं। आप मांगे, कौम से माफी मांगे, कौम आपको माफ करे तो ठीक है, नहीं माफ करती तो आपको आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आपको जेल में डालना चाहिए। ठीक है राना साहब, ये हुकूमत आपकी क्या कर रही है, आपसे इसका जवाब चाहेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं जो वफाकी काबीना की जानिब से ISI के मुजाज अफसर को रिकॉर्डिंग वगैरह करने का इख्तियार दिया गया, इस पर भी बात करेंगे। अभी ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हुकूमत की जानिब से कॉल टेपिंग के हवाले से इख्तियारात दिए गए हैं अदारे को, उसके मजाज अफसरान को। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उमर अयूब इस हवाले से क्या कहते हैं, जरा सुनिए। फॉर्म 47 के PM शहबाज शरीफ खुद अपना ब्लेड लेके अपनी शारागाज काटी है, खुद फांसी के फट्टे पे चढ़ के इन्होंने फंदा अपने गले पे डाला। यही वो काला कानून होगा जिसके जरिए ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे के सारे लोग आपको फिर इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। यही वो काला कानून होगा जिसके तहत ये हो रहा होगा। ये अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, उनको आपने सुना। रान साहब, आपने सुना कि किस तरह वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हो। ये कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए इस कानून से मुश्किलात पैदा होंगी। कैसे होंगी आप लोगों के लिए मुश्किलात पैदा, बताएं। लेकिन सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई नया कानून नहीं बना। ये पाकिस्तान टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्ट है 1996 का। ये 1996 का कानून बना हुआ है। सिर्फ क्लैरिफिकेशन दी गई है और डिफाइन किया गया है कि एजेंसी क्या है एज पर सेक्शन 54, और दूसरा इसके अलावा कुछ भी नहीं किया गया। तो ये ना कोई नई कानून साजी है, ना इसके अंदर कोई रद्दोबदल है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन उस कानून की दी गई है फेडरल कैबिनेट की तरफ से। और इसके अंदर देखें, बात ये है कि जो लॉफुल इंटरसेप्शन होती है ये इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के मुताबिक, और इसका साइनी जो है सिग्नेटरी पाकिस्तान है। तो इसके अंदर कोई ऐसा काम पाकिस्तान नहीं करने जा रहा जो कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर ना हो। तो ये इंटरनेशनली अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये आपको मिलेगा कि आप वही काम कर रहे हैं जो बाकी मुल्क भी। लेकिन हमारे यहाँ इस्तेमाल बड़ा गलत हो जाता है ना। आपकी भी क़यादत की ऑडियोज़ काफ़ी ज़्यादा मंजरे यहाँ पे आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बहुत सी ऑडियोज़ थी। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह की ऑडियोज़ भी आ चुकी हैं। शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो भी आ चुकी है माजी में। वो एक जज साहब हुआ करते थे, जस्टिस कयूम, उनके साथ। तो हमारे यहाँ तो इसका इस्तेमाल गलत होता है ना। नहीं देखें, लेकिन ये कानूनी तौर पे तभी जो है वो ठीक ये कबूल होगी या अदालत में एडमिसिबल होगी कि अगर इसका इस्तेमाल ठीक होगा और कोई अगर इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो सिर्फ उसी की ये मॉनिटरिंग की जाएगी। अब अगर किसी को शक व शुबा है कि वो गलत काम कर रहे हैं या एंटी स्टेट काम कर रहे हैं या उनको शक है कि वो कोई इलीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो उनको डर होगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी होती रही है, सिर्फ एजेंसी डिफाइन हुई है। बाकी देखें, बात ये आप खान साहब का वो क्लिप दिखाए ना जिसमें वो बड़े प्राउडली और बड़ी खुशी से इस चीज़ का दिफा कर रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर रिकॉर्डिंग करनी हो तो बिल्कुल ठीक है। उसमें कोई मसला आप कहते हैं तो हम दिखा देते हैं, आप जिम्मेदारी लें, हम दिखा देते हैं। उन्होंने क्या कहा था 28 नवंबर 2020 को एक गालबन उन्होंने मंसूर अली खान साहब को इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने कुछ अल्फाज कहे थे कि अगर हसास इदारे प्राइम मिनिस्टर की कॉल रिकॉर्ड करते हैं, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से मामला करते हैं तो इसमें कुछ बुरा नहीं। जी बिल्कुल, ये यही कहा था। तो ये कानून के मुताबिक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। अब इसका अगर बात का बतंगड़ तो बनाना है PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसके पास और तो कुछ नहीं है, तो बना ले। आपको मसला क्या है जनाब? अगर वो रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके प्राइम मिनिस्टर खान साहब बहसीत वज़ीर आज़म वो कहते थे कोई इशू नहीं अगर होता है इस तरह का मामला। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि रिकॉर्डिंग का एक तरीकाकार है। फॉर एग्जांपल जी, अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और उसके अंदर जो है अगर आपने कोई दहशतगर्दों को गिरफ्तार करना है और उस तरीके से भी एक प्रोसेस है, एक कानून का एक तरीकाकार है कि आपने मुतलका फोरम पर रजू करना है और कोर्ट से परमिशन लेनी है और उसके बाद आप उसको परसू करके आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या मामला है? यहाँ पर जो आपने देखा कि वो उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला और उसके अंदर क्या वो लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक तो जो है वो सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर जो रिकॉर्डिंग की जा सकती है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि कोई बंदा अगर जुर्म करने लगता है तो उसके ऊपर की जा सकती है। यानी कि जुर्म में आपने उसकी जो एक जुरिस्डिक्शन है उसको लामहदूद कर दिया। और आप व्हाट्सएप के ऊपर अगर अपनी बेगम से बात करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे, अगर आप कॉल करेंगे घर अगर आप करेंगे कि आज हमने क्या खाना है, क्या पकाना है हमारे घर में, लेकिन वो किसी काम की नहीं है, सियासी कोई बात करेंगे या जो मतलब की बात है, प्राइवेसी के ऊपर हमला है ना। इसमें आइन का आर्टिकल 14 बड़ा वाज़ेह है कि आप किसी भी की प्राइवेसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते, किसी की प्राइवेसी के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते, किसी के घर में नहीं घुस सकते, किसी के घर में कैमरा नहीं, किसी के घर में जाकर आप ऑडियो डिवाइसेस नहीं लगाए। यहाँ पर तो डिवाइसेस लगाई जाती हैं, यहाँ पर तो रिकॉर्डिंग्स करके ब्लैकमेल किया जाता है और फिर उसे मीडिया पर दिया जाता है
बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत थी जिसमें बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जज साहब जो है उस केस को चला रहे थे और वो कह रहे थे कि बताया जाए कि उसका प्रोसेस क्या है, कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है, कैसे फिर उसे नशर किया जाता है, कैसे आपको 2007 अगर याद हो जस्टिस रमदे की सरबराही में एक जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इफ्तिखार चौधरी के हवाले से मामला आया था, आपको याद होगा, तो उनमें इफ्तिखार चौधरी साहब की भी कुछ ऑडियो वीडियोस जो है वहाँ पे पेश की गई थी, जब उन्होंने भी ऑर्डर दिया था कि जजेस के घर पे जो जितने भी जासूसी के हालात लगे हुए हैं फौरी तौर पर रिमूव किए जाए। तो जासूसी देखें, आप जजेस हों या कोई आम आदमी हो, आप किसी की रिकॉर्डिंग करके कोई बात करता है, कोई किसी क्लाइंट से बात करता है, कोई किसी से फ़ोन पे बात करता है, जैसे बीबी साहबा की और लतीफ़ खोसा साहब की रिकॉर्डिंग जो है वो की गई और उसको फिर लीक किया गया। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और दीगर साकिब निसार के वो बेटे वाला मामला भी चल रहा था जिसमें ये बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि आए जी DGI आए और उसमें जनाब सारे इदारे आए जिसमें PTA को भी बुलाया गया, जिसमें पैमरा को भी बुलाया गया। आपको खान साहब के बयानात याद है जलसों में वो क्या कहते थे, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज क्या बातें कर रही हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या बातें कर रहा है, हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए अच्छी बात है रिकॉर्डिंग होती है। नहीं बिल्कुल, इस बात के ऊपर मैं नहीं कहूंगा कि किसी तरह से किसी की प्राइवेसी के ऊपर हमला होना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक खान साहब कहते थे। देखिए खान साहब का दिखा है ना बयान, क्या आपके चैनल के अंदर जुर्रत है कि वो दिखा दें बयान? दिखाए ना, नहीं दिखाएंगे। हमने तो कहा है जी वो मामले खसूसी है कि वो इसको ऑन कर ले, हम दिखा देंगे। मामले खसूसी जो है उनसे कहें, उन्हें कहें कि आप दिखा दें, उनसे कहें, उनसे इजाजत लें। आप कैसे देखती हैं इसको जनाब? जजेस के हवाले से पहले हम देख रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी ज़ेर समाअत है, अब इख्तियारात दिए गए हैं अदारे को। एक सेकेंड, ये तो फिर आजाद सहाफत ना हुई ना कि जो आप बार बार कह रहे हैं कि मामले खुसूसी साहब इजाजत दे दें, इनके कि मामले खुसूसी है, इनकी गवर्नमेंट ने रोका हुआ है। आप कोई भी बयान चलाए, इमरान खान की तस्वीर दिखाए या उनका बयान चलाए, ये तो अदालती फैसले भी हैं इस हवाले से, पैमरा भी है, अदालती फैसले भी हैं, रेगुलेटर है पैमरा। आप ये चाह रही हैं कि जो मेरे दिल में है, जो मैं सोचती हूँ, मैं वो आपको बता दूं। आप तो अपनी सोच को भी नहीं पूरा कर सकते। और आपने पहले सवाल पूछा राना साहब से, जिनकी पार्टी का धंधा ही यही है लोगों की ऑडियो वीडियोस बनाना और उसके बाद अपनी मंशा के मुताबिक काम करवाना। आपने माजी में देखा तो जजेस और हमारी जो मौजूदा वजीर आला साहब है, उन्होंने टीवी पे बैठ के बोला था, उनका बयान चला दे अगर इमरान खान का नहीं चला सकते तो, कि उन्होंने बोला था कि हाँ मेरे पास है और वीडियोस, मेरे पास और वीडियोस है, उन्होंने इकरार किया था। और उसके बाद ये सारा मामला हुआ। अच्छा ये बताएं कि आप ये पूरी सूरत हाल देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने आज रिलीफ का ऐलान किया है, आप थोड़ा गर्ज बरस रही हैं, आप आवाम की बात करती थी पार्लियामेंट में, आज जो प्रोटेक्टेड जो सारिफीन हैं उनके हवाले से क्या है कि जो प्राइस हुए थे पर यूनिट वो वापस ले लिए? जी, ये गोंगलू पर से मट्टी मत झाड़े, जो अशराफिया की आपने जो मराद बढ़ाई है, जो यहाँ पर अरबों खरबों उन पे कर दिए, जो इनकी मराद आपने ब्यूरोक्रेसी की, अशराफिया की मराद बढ़ा दी है। और आप अपने PM हाउस का बजट देखिए, आप क्या कहते हैं प्रेसिडेंट हाउस का बजट देखिए, आप इनकी गाड़ियों के, इनके खजाना क्या इनके खानदान के बाप का है कि जो हर किसी ने अपनी अपनी जगह पे अपने अपने घर को प्रेसिडेंट हाउस, PM हाउस, गवर्नर हाउस, अपनी अपनी रिहाइश गाहों को इन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया ताकि वो वहां पर ये सारा कुछ हो। ये सारा कुछ नहीं होता। जो यहाँ पर चोरी, जो हुकूमत की निगरानी में चोरी होती है, उसको रोका जाए। और ये जो अरबों खरबों की मराद देते हैं जिसमें ये इनकी अय्याशियां, इनका फ्यूल और सारी चीजें होती हैं, तो ये बाकी जी 200 को और ये करना वो करना, जो 100-200 वाले ना आप कराची में आके देखें उनके मीटर इन लगे हुए, उनको ये KE वाले कुंडे लगा कर देते हैं। कभी आइए और मैं आपको आके दिखाती हूँ कि यहाँ पर ऐसी कॉलोनीज है जहाँ पर धूप का गुजर नहीं है और ऊपर से कुंडे इतने हैं, उनके पास तो मीटर ही नहीं है। क्या बातें करते हैं? सब्सिडी दे आप इन लोगों को। आप सबसे पहले जो IPPs के कारखाने लगाए उसका हिसाब दे। आपकी भीख नहीं चाहिए कि हातम ताई की कब्र पे लाद के हमारे ही पैसे दरवाजे से हमसे लेके खिड़की से हमें वापस कर रहे हैं कि ये लो जी आप लोगों पे एहसान किया। पहले IPPs क्यों लगाई? किसने कहा था? क्या भूसा भरा हुआ था यहाँ पर कि ये कौम कैसे वो कैपेसिटी चार्जेस और ये सब देगी? कैसे आप डॉलर तो आप रोक नहीं सकते, 60 रुपए पे मॉडल करके जब डॉलर था आप 300 रुपए पे कर रहे हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप, और अभी भी कह रहे हैं कि अगर हमें कल फैसले करने पड़े। अरे भाई एक दफा खुदकुशी का फैसला कर ले, मैं दिलो जान से इस फैसले को कबूल करूंगी। सांसें अब रह गई हैं हमारी, आके वो भी कब्ज कर ले ना, आप बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये खुदकुशी की बात कर रही हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो खिताब है, स्पीच की, उन्होंने क्या उनका कहना था, पहले ये सुनवाते हैं। उन्होंने भी आज एक खुद जिक्र किया, जरा सुने क्या कहते हैं। उनके लीडर ने कहा था, जिनको बानी कहते हैं,
उर्फे आम में कि मैं मर जाऊंगा, IMF नहीं जाऊंगा, और कई माह इसी में लगा दिए और वक्त निकल गया और फिर IMF के पास गए और IMF से एक बड़ा महंगा प्रोग्राम लिया और फिर उसी प्रोग्राम को सियासत की नजर कर दिया गया कि दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों पे जा रही थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के खदशे से बजट में कोई गुंजाइश नहीं थी, यकजक कीमतें कम करके और कौमी खजाने को बेपनाह नुकसान पहुंचाया गया। ये जनाब आपने सुन लिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या फरमा रहे हैं। रान साहब, प्राइम मिनिस्टर आज बात कर रहे हैं जो प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं उनके हवाले से जो प्राइस हाइक हुए थे, प्राइस बढ़े थे, उसको वापस लिया उन्होंने, लेकिन इलेक्शन कैंपेन से पहले सिर्फ बिलावल साहब 300 यूनिट फ्री दे रहे थे, मरीम साहिबा ने भी कहा 100 कभी 200 यूनिट हम फ्री देंगे, तो ये कब देंगे फ्री यूनिट्स, ज़रा बता दें। नहीं, देखिए, हमारे मंशूर का फ्री यूनिट्स हिस्सा नहीं था और एक आदि किसी जलसे में मंशूर बनने से पहले इसका जिक्र किया गया था, लेकिन पूरी कैंपेन में बिलावल साहब कहते हैं मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर बनता तो दूंगा। आप कह रहे हैं कि जनाब हमारा वो सियासी जलसों में सियासी बात थी, वैसे पार्लियामेंट में भी अक्सर कह देते हैं वो तो सियासी बयानबाजी थी, लीडरशिप का माजी में भी बातें होती रही है। और मैं आपको करेक्ट कर दूं कि हमारे इलेक्शन कैंपेन का ये हिस्सा नहीं था और मियां नवाज शरीफ ने जो कैंपेन की, शहबाज शरीफ ने की, उसके अंदर कहीं इसका जिक्र नहीं हुआ। बहरहाल ये जो आज मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि इतनी चीखो पुकार इसलिए कि हमने 4 से 7 रुपए बिजली सस्ती कर दी है, तो जो इजाफा था उसको खत्म कर दिया है और ये तो 94% सस्ती नहीं की, जो इजाफा किया था वो वापस लिया है। सस्ता करना ना कहना इसको, 15 से जो आपने कुछ दिन पहले इजाफा किया वो वापस लिया है। लेकिन वो एक मिनट, वो जो इजाफा था, एक मिनट जरा, जो इजाफा था वो हकीकत पे मबनी था ना, वो कॉस्ट इंक्रीज हुई थी तो इजाफा था ना। अगर उस इजाफे को हमने नहीं पास ऑन किया तो ये डिस्काउंट देना ही है, ये कम करना ही है। इसके ऊपर 50 अरब की सब्सिडी, इजाफी सब्सिडी लग रही है जो कि डेवलपमेंट बजट को कट करके की जा रही है। तो ये ऐसे नहीं है कि ये इजाफा था और ये नहीं दिया, इसकी कॉस्ट है, उस कॉस्ट को बेयर किया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये लाजमी था, क्योंकि जिस तकलीफ से एक आम आदमी बिजली के बिल के हिसाब से गुजर रहा है, उसके ऊपर ये इस तरह का इकदाम ना लिया जाता तो मेरे ख्याल से तकलीफ जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे तकलीफ दी किसने है, जरा ये भी बताएं ना, पाकिस्तानी अवाम को तकलीफ दी किसने है? आप लोग ही हुक्मरान हैं, आप लोग ही यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स हैं, आप यहाँ पर कभी जेंटल पावर और कभी जनाब IPPC आप लोगों के अखबार में आई है ना, 4.25 साल इनके निकाल देते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके अलावा तो आप लोग यहाँ हुक्मरान रहे हैं मोस्ट ऑफ टाइम। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक गलत फहम है ना, जिन लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है पावर सेक्टर की, उनको लगता है ये मसला जो है वो IPPs का है और कैपेसिटी पेमेंट्स का है। तो इनसे कैपेसिटी पेमेंट्स तो रीनेगोशिएट की थी अपना PTI के दौर में, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कैपेसिटी पेमेंट होती है कि जब किसी ने प्रोजेक्ट किया है तो वो अगर कर्जा लेता है तो उसकी जो महानावार लोन होती है, लोन रीपेमेंट्स होती हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी होती है, वो होती है। तो ये कोई दुनिया में प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता जो कैपेसिटी पेमेंट के बगैर लगता है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि जो 40% कैपेसिटी के जो टोटल जो 2200 या 2500 अरब सालाना कैपेसिटी पेमेंट है, उसमें 40% कंपोनेंट आपके रुपए की डिवैल्यूएशन है, क्योंकि आपकी मईशत नहीं ठीक चली तो इसलिए हुई। बाकी कैपेसिटी जो है, जो सुन लें जरा, जो लो ग्रोथ हुई, जो ग्रोथ रेट आपका नहीं सही रहा PTI के पूरे दौर में, हम तो 4, 5, 6, 7, 6% तक ग्रो कर रहे थे। PTI के दौर में पहले वो 1.9 पे चले गई, फिर वो मनफी चले गई, फिर वो 4 पे आई, फिर वो थोड़ी उठी। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी वो नहीं हुई, वो हो जाती तो ये कैपेसिटी पेमेंट भी ना महसूस होती। ये बदकिस्मती है कि CPEC का प्रोजेक्ट जो है, जो 5 साल उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोजेक्ट था, B2B का जो टाइम था, वो जाया हो गया। अब दोबारा हम उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजली की जो यूटिलाइजेशन है वो इंडस्ट्री में जाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर होगी तो ये कैपेसिटी पेमेंट आने वाले 3-4 सालों में जम हो जाएगी, ये महसूस होना कम हो जाएगी। तो हमने अगर लो ग्रोथ में तो नहीं रहना है इस मुल्क ने कि 1-2% पे ग्रो करेगा। अगर 1-2% पे ग्रो करेगा तो बिल्कुल ये तकलीफ बढ़ेगी, लेकिन अगर ये मुल्क 4-5-6%, 7% पे ग्रो करेगा तो आपको आगे और प्लांट लगाने पड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि हमने सियासी कुर्बानी दे दी है और अब पता नहीं अवाम कब तक कुर्बानी देंगे। सायरा साहब इस पर कुछ कहना भी चाह रही थी, लेकिन अब एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद मेहमानों से बात करते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंजोता साहब, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जनाब आपकी हुकूमत ने सख्त शराइत पर महंगे कर्जे ले लिए जिसका खमियाजा मौजूदा हुकूमत भुगत रही है। नहीं देखें, ये तो एक ऐसी बात है ना कि वो एक मजाक खेज से पहले अगर आप देखें तो 3 अदवार में इनकी हुकूमत रही है तो उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। आज आवाम के पास बिजली के बिल अदा करने के पैसे नहीं हैं, खाने पीने के पैसे नहीं हैं। आज आवाम के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बच्चों के स्कूल के फ़ीसें अदा कर सकें या रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो उसको आसानी से चला सकें। तो ये सूरत हाल क्यों आई? क्योंकि 3 अदवार में इनकी हुकूमत रही और इन्होंने सिर्फ अपने बैंक बैलेंस ज़्यादा दें। अगर आज भी ये सारी प्रॉपर्टियाँ यहाँ पर बेच कर या सारा पैसा पाकिस्तान में लेकर आ जाए ना तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। ये नहीं लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ से फिर मुझे आपके मुराद सईद साहब याद आ जाते हैं। उन्होंने कहा जी हमारी हुकूमत आएगी, 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान लाएगी, 100 अरब डॉलर जो है वो IMF के मुंह पे मारेगी, बाकी 100 अरब डॉलर से नया पाकिस्तान बनाएगी। नहीं देखें, तो अगर हमारी हुकूमत की बात 4 साल में क्यों नहीं लाया आप लोग? नहीं देखें, अगर हमारी हुकूमत की बात करें ना तो ओवरसीज ने जितना मैक्सिमम हो सका वो लेकर आए, लेकिन आप के इदारे जो लेकिन वो ओवरसीज से नहीं, वो तो लूटी हुई दौलत लेके आनी थी ना, जो आप बताते स्विस बैंकों में जो पड़े हुए थे आपके मुताबिक। देखें, लूटी हुई दौलत आप देख नहीं रहे कि नैब के केसेस बने और किस तरह से इन्होंने क्लीन चिटें ली, किस तरह से डील करके ये भाग के बाहर गए, क्योंकि इनकी जड़ें मजबूत हैं। नैब केसेस बने थे, शहजाद अकबर को सुना है वो क्या बता रहे, वो केसेस बने कैसे थे, कितने हकाइक थे उसके ऊपर? नहीं देखें, सुन लिया आपने बयान जो बना रहे थे। इन हकायक से कैसे आप पीछे हट सकते हैं? इन हकायक को कैसे आप कह सकते हैं कि ये गलत है? इन हकायक अगर हकायक गलत हैं तो आज भी हमें रसीदें नहीं दी, आज भी हमें हिसाब नहीं दिया गया, आज भी हमें नहीं बताया गया कि वो अपार्टमेंट कहाँ से खरीदे। वो आज दुबई लीक्स निकली है ना, इनकी हुकूमत है ना, उसके ऊपर क्यों खामोशी है? क्यों नहीं उसके ऊपर तहकीकात की जाती? जो मनी ट्रायल है वो क्यों नहीं ली जाती? इसी वजह से नहीं ली जाती क्योंकि इनके नाम है। इमरान खान का नाम आया, आप बताएं हमारे कौन से बंदे का नाम आया? किसी का नाम नहीं आया। उसके अलावा आप देख लें, गंदम स्कैंडल आया, 300-400 अरब रुपए का टीका लगा दिया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। क्योंकि जब खुद बंदा करप्ट हो तो वो क्यों कार्रवाई करेगा? आप इलेक्शन कमीशन से कहें कि आप इंसाफ दे दें, वो इंसाफ देगा, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा क्योंकि वो झूठा है। उसने ऐसे, यही वजह है इनकी कि ये जब इंसाफ की तरफ जाएंगे तो खुद फंसेंगे। और सेकंड बात यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर केसेस के हवाले से मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि आज खान साहब की 3 बेल्स जो हैं वो लाहौर के अंदर जो हैं वो खारिज हो गई हैं। 1 साल तक उन बेल्स को सुना नहीं किया। 1 साल तक ये कहा गया कि खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए, कभी कहा गया कि जनाब उनको इन पर्सन पेश किया जाए, बहानों से, टैक्टिस से। अब देखा कि इद्दत केस का फैसला आने वाला है तो वहां से वो 3 बेल्स खारिज कर दी गई कि उसमें गिरफ्तारी डाल दी जाए। और खान साहब की वही राना सनाउल्लाह और इनके रहनुमाओं ने जो बयानात दिए थे, जो कह रहे थे हर रोज कि उनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए, उसी की तस्दीक है और ये दिलवाई गई है। और इसी वजह से जज वहां से जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट थे उनको लाहौर लाया गया है और इनकी इसके अंदर साजिश थी। कोई एविडेंस नहीं है इनके पास। 3 खान साहब की जो मुकदमात हैं वो इस वजह से बरी हुए हैं कि कोई एविडेंस नहीं है। तो जब एविडेंस ना हो, शवाहिद ना हो तो केस कैसे चल सकता है? बिल्स खारिज करना एक, मैं समझता हूं कि एक मजाक है, इस कानून का मजाक है, इस आइन का मजाक है। एविडेंस कोई आई है ना तो वो ऑन रिकॉर्ड इस टीवी के ऊपर चलाएं कि इमरान खान ने ये रिकॉर्डिंग के जरिए, ऑडियो के जरिए, फोन कॉल के जरिए या इमरान खान का ये रोल स्पेसिफाई हो गया। कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं पेश कर सकेंगे। इसी वजह से उन ट्रायल्स को कंक्लूड नहीं किया जा रहा। 9 मई के केसेस, ये 9 मई के केसेस थे, उनको कंक्लूड इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि जब अगर एविडेंस देगी उस ट्रायल के अंदर तो वो एविडेंस जो है जब अपर फोरम के ऊपर मामला आएगा, किसी भी हाई कोर्ट में आएगा तो खुल जाएगा कि इनके पास तो था ही कुछ नहीं। और इसी वजह से हैं वो इन केसेस को डिसाइड नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर्ट वाला मामला वो ज़ेर समाअत है। रान साहब, जिस तरह वो फरमा रहे हैं कि 1 साल गुजर गया है, ताहाल आप लोग जो प्रोसिक्यूशन है, आप लोग हैं, आपको अदालत में सबूत नहीं पेश कर पाए। बेशतर जो लोग हैं उनकी जमानतें होगी, लेकिन खान साहब की आज 3 जमानतें जो है मुस्तरद हुई हैं। मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाहूँगा कि इन्होंने कहा जी बाहर से पैसे ले आए, तो आप पैसे हमारे जो आप कहते हैं कि चोरी के थे आप ले आते, आप तो कुछ नहीं कर सके क्योंकि आपके झूठे इल्जामात थे। हाँ, ये जरूर हकीकत है कि आपको चोरी के पैसे जो पकड़ लिए यूके की हुकूमत ने 190 मिलियन पाउंड, वो उन्होंने पाकिस्तान को वापस किए। और जो चोरी का पैसा बाहर से आया जो वापस आपको पाकिस्तान हुकूमत को किया, वो आपने मलिक रियाज के एडजस्ट करवा लिए फाइन के अगेंस्ट, जो उसको फाइन एडिशनल पड़ना था, और उसके एवज आपने ले लिए दर्जनों, बल्कि पता नहीं 400 या 600 कनाल जमीन, और फिर ठेका भी आपने उस राना साहब कौन सी जमीन ली है ये जरा बताइएगा। यूनिवर्सिटी भी जो ट्रस्ट के जो चंदे के नाम पे आपने यूनिवर्सिटी की जमीन दे दी, तो चोरी का पैसा तो मुझे बताइए क्या उनके नाम पे मालकियत है, वो बेच सकते हैं? यूके की हुकूमत ने, मैं कह रहा हूँ चोरी का पैसा तो यूके की हुकूमत ने वापस किया आपको, लेकिन वो आपने हजम कर लिया। कैसे सर हजम किया? वो तो हुकूमत के पास है। ये इनकी हकीकत है,
ये इनकी हकीकत है। करप्ट तरीन हुकूमत थी, 140वां इंडेक्स था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का। एहसान अफजल साहब ने बेसिकली शरीफ आदमी है, तो अब डेफिनेटली वो पीएम मिलन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उन्हें मजबूरी है। लेकिन चले वो सुप्रीम कोर्ट जहाँ पैसे जाना चाहिए थे वहाँ गए नहीं ना, संभाल जहाँ होना था, मतलब वो प्लेंटी थी लेकिन किसी और बात में वो दे दी गई। चलें, अच्छा रान साहब ये बता दें, प्राइम मिनिस्टर जिस तरह आप इकॉनमी की बात कर रहे हैं, महंगे कर्जों की बात कर रहे हैं, साथ में प्राइम मिनिस्टर एक और बात भी कर रहे हैं कि कराची में 1200 अरब रुपए की सिर्फ पोर्ट पर चोरी हो रही है। ये रोकनी किसने है? आप लोग आगे हमें फिगर दे देते हैं, बता देते हैं, ये रोकनी किसने? सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपके पास हैं, अदारे आपके पास हैं, तो ये अमल दरामद तो आप लोगों ने करना है, रोकना आपने है। सबसे पहली बात तो ये कि जो डिजिटाइजेशन है, जो एफबीआर की डिजिटाइजेशन हो रही है, जिसके अंदर बॉर्डर एरियाज भी, वहां भी जो है टेक्नोलॉजी का जो है वो नाफिज किया जाएगा। ये इन्हीं चीजों से खत्म होगी। जो हमारा सबसे बड़ा जो फ्लैगशिप रिफॉर्म एजेंडा है वो डिजिटाइजेशन ऑफ कर रही है और बिल्स एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन उसको फाइनेंस कर रही है। तो इसमें सब फड़े जाएंगे। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटाइजेशन का मैकेनिज्म है और इसमें टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी, टैक्स बेस को बढ़ाना, टैक्स नेट को बढ़ाना, यही इसके जो हैं वो डिलीवरेबल्स हैं और इंशाल्लाह हम इसी तरफ बढ़ रहे हैं। चलें सारे साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, ब्रेक पे गए हैं, उससे पहले आप बात करना चाहते थे, उसको भी कर ले। और साथ में ये बता दें, प्राइम मिनिस्टर आप कराची में मौजूद है, वो बता रहे हैं कराची में कितनी चोरी हो रही है, कौन रोकेगा इस चोरी को? इस चोरी को तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि चोरी खुद ही करवाती है, तो बहस ही बेकार है। और आपने मेरे इतना सारा टाइम वापस से इन दोनों को दे दिया। और आप बात मुकम्मल करें, आपको बहुत सारा टाइम देंगे, बात मुकम्मल करें आप। उससे पहले पंजोथा साहब कोई बात कर रहे थे ना, वो ट्रायल्स की और वो जो बेल की और सारा कुछ ये वो, तो मैं सोच रही थी सारी वकीलों की फौज फिर क्या कर रही है, जो साल से ये वाले ट्रायल या ये चीजें ही सामने नहीं लाई जा सकी। वो तो एविडेंस नहीं थे, तो वो केस खुद ब खुद ही जिस तरह बैठ गया कि कोई एविडेंस नहीं मिला। तो माशाल्लाह से जो इतनी फौज सफरे मौज है, जो हर दूसरे दिन बोलती है कि इस जुम्मे को खान साहब रिहा हो जाएंगे, अगले जुम्मे को खुशखबरी मिलेगी, अगले जुम्मे को खुशखबरी मिलेगी। आपने तो अपनी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, आप लोग तो उनके जज्बात से खेल रहे हैं। अभी भी जो जलसा होना था कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, मिले ना मिले, बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, खड्डा पड़े, ये वो। और जब वो गरीब लोग वहां से निकले, क्योंकि मेरे भी वहां पर बहुत सारे जानने वाले थे जो उधार उठाकर इधर उधर से वहां पर आए, और उसके बाद क़यादत ने कहा कि इब्के मार साले, अब हम बताएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, बस सब खेल रहे हैं, खेलने दे दें। और दूसरा उसे क्या कहते हैं, क्या मैं कहूँ, मेरा तो वो कहते हैं ना कि ये सब चीजें ब्लैकआउट हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोले, पाकिस्तान की सियासत पे क्या बात करें। वजीर आजम साहब के लिए कहा था, वजीर आजम साहब ने कहा कि वो वजीर आजम ये कहता था, अरे सड़कों पे तो आपने भी घसीटना था, पेट तो आपने भी फाड़ने थे, माइक उड़ा के आपने कहा था कि अगर 6 महीने में लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो मेरा नाम तो बदल देना। दूसरा नाम नहीं बताया कि हमने क्या नाम रखना है। कपड़े आप बेच रहे थे कि मैं अपने कपड़े बेचूंगा, इनके कपड़े ना हो गए, लेडी डियाना का गाउन हो गया जो अरबों पाउंड्स में बिकेगा और लोगों के हालात सुधर जाएंगे। फिर इन्होंने बोला कि मतलब ये जो सियासी कायदीन है वो बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन जब अमल दरामद का टाइम आता है तो अपने वादे जो है भूल जाते हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।